सलामुकुम। थैंक यू नुमान भाई। आज के हमारे जो ट्रेनर हैं माशाल्लाह, ही इज़ वेरी मच क्वालिफाइड और उनका 15 साल का एक्सपीरियंस है। ऑडिट, फाइनेंस, अकाउंट एंड टैक्सेशन। इको हो रही है आवाज़ मेरी? नहीं ठीक है, आप नहीं ठीक है, कंटिन्यू आप करें। कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है, ठीक है। उनकी क्वालिफिकेशंस हैं: एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, एसोसिएट कॉर्पोरेट इंडिपेंडेंट सेक्रेटरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान, Bachelor of Law from University of Punjab, Lahore, Pakistan, fellow public finance accountant from Pakistan Institute of Public Finance Accountants, MCOM equivalence from Higher Education Commission of Pakistan. Presently is working as Deputy General Manager Finance and Taxation in Interloop Group of Companies. माशाल्लाह इनका बहुत वसी एक्सपीरियंस है और बहुत हाईली क्वालिफाइड है। उम्मीद है आप लोगों को उनका पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह सब वो अपने शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपको चीज़ों को समझने में और उनको इंटरप्रेट करने में, उसको ग्रेस्प करने में बहुत अच्छा होगा और इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। इट्स ओवर टू यू उस्ताद मंजूर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटमेंट की टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस फोरम पे आके प्रेजेंट कर सकूँ। और दूसरा स्पेशल थैंक्स टू मोहम्मद नुमान, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ना सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में और बहुत सारे वेंचर्स में ही इज़ माशाल्लाह परफॉर्मिंग वेरी। तो एज एन इंट्रोडक्शन तो उन्होंने मेरा करवा दिया है, तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है बिजनेस प्लानिंग का टॉपिक। बिजनेस प्लानिंग जो कि एक वेरी हॉट टॉपिक है और हमारे माशरे में काफ़ी लोग जो है बिजनेस से बड़ा कतराते हैं कि बिजनेस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो मेरी आज की जो टॉपिक है और जो प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दूंगा आज, मैं कोशिश करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई रखा जाए ताकि जनरल पब्लिक जो हमारी है उनको मैक्सिमम चीज़ों की समझ आए। और मैं इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा अपनी जनरल एग्जांपल्स के साथ, ताकि मैक्सिमम जो लोग हैं उन्हें चीज़ों का आइडिया हो सके कि हम लोग किस मतलब बिजनेस को आप अपनी लोकल टर्म्स में अच्छे तरीके से समझ सकें। तो बिजनेस प्लानिंग, लेकिन बिजनेस कोई भी काम करने से पहले हम सब लोग क्या करते हैं यार, उसको एक अच्छी तरह से प्लान कर लिया जाए, समझ लिया जाए जो प्रॉपर्ली अचीव कर सके। तो बिजनेस प्लानिंग करने से पहले हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि बिजनेस है क्या, व्हाट इज बिजनेस। तो फिर ही हम उसके ऊपर प्लानिंग कर पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा कि बिजनेस क्या है तो हम उसके ऊपर प्लानिंग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है ऑडियंस? यस, क्लियर, ऑडिबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कारोबार, बिजनेस, जो कि हम समझेंगे कारोबार। कारोबार बेसिकली क्या चीज है, व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस मींस which is doing as an organization or enterprise for the purpose of selling goods and services in the community for exchange of money with the goal to earn profit and expand the business। अगर देखें तो बिजनेस में चार चीजें उसने आपको वेरीफाई कर दी कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, चार चीजों को अपने साथ लिंक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कारोबार कर रहे हैं। मीन्स आप या तो गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इकोनॉमिक वैल्यू, पैसों की वजह से। क्या करने के लिए, मकसद क्या है? म्यूट कर लें। पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। और चौथा क्या है? अपने कारोबार को माइक म्यूट कर। बढ़ाना। अगर आपकी एक्टिविटी में ये चार चीजें शामिल हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कारोबार कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल देखें, हेलो, इन एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, कोई एनजीओ है या कोई ऐसी है, कोई भी इदारा है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को कोई चीजें दे रहा है, प्रोडक्ट बांट रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कारोबार नहीं कर रहा। अगर आप कोई एनजीओ या कोई फलाही इदारा देखें ना, उसके आगे उन्होंने लिखा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट। इट मीन्स कि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे, इट मीन्स वो कारोबार नहीं कर रहे। तो अगर हम कारोबार के लिए देखें तो क्या चीजें हमने देखी कि या तो वो गुड्स बेच रहा हो या सर्विसेज बेच रहा हो इन एक्सचेंज फॉर मनी टू अर्न प्रॉफिट। इस एक्टिविटी को हम कहेंगे कि ये एक बिजनेस है। बिजनेस में दो चीजें हमने अभी देखी, गुड्स और सर्विसेज।
हेलो। साथ भी एक रिक्वेस्ट है हमारी ऑडियंस की तरफ से कि ट्रेनर जो है उनकी वीडियो नहीं आ रही है। इज इट पॉसिबल कि आप वीडियो पे आ जाएं ताकि लोग जो हैं मैं वीडियो अपनी चला देता हूँ, हम जस्ट अपने मिनट। ट्रेनर्स को देख भी सकें? सर वीडियो मैं चला रहा हूँ। मैंने इसलिए की थी कि मैं शायद वीडियो की वजह से नेट में डिस्टॉर्शन ना हो जाए, इस वजह से मैंने बंद कर दी थी। मैं अभी इसको अभी ऑन करता हूँ, या श्योर जस्ट सर, मिनट। प्लीज, थैंक यू। यस सर, यू आर विजिबल, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, हमने कारोबार के बारे में पढ़ा जी। ये चार चीजें, अगर आपकी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जिसमें ये चार चीजें फॉल करती हैं, तो वो आपका कारोबार है। या तो आप गुड्स बेच रहे हैं, या आप सर्विसेज दे रहे हैं। किस मकसद के लिए? इन एक्सचेंज फॉर मनी, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड टू मैक्सिमाइज योर, एक्सपैंड योर बिजनेस, टू मैक्सिमाइज योर वेल्थ। अच्छा जी, अब गुड्स क्या है? व्हाट इज गुड्स? गुड्स बेचनी है या सर्विसेज बेचनी है, कारोबार तो हो रहा है। गुड्स क्या है? चीजें, ऐसी आइटम जो कि फिजिकल सब्सटेंस रखती हो, जो ऐसी प्रोडक्ट जो फिजिकल है, उस चीज को हम कहेंगे कि वो गुड्स है। अब कोई भी चीज जो गुड्स है, या तो वो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या वो आप परचेज कर रहे हैं। दो तरह से जो हम कारोबार कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज में, जो गुड्स में कारोबार हम कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल प्रोडक्ट दैट आर आइदर प्रोड्यूस्ड और परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम। इसको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा। गुड्स, हम मार्केट में जाते हैं, हम एक दूध का डब्बा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऑलपर्स ले लेते हैं, या हम नेस्ले का कोई दूध ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि हम जो जनरल पब्लिक है, क्या हम कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं? जी, हमने अगर ऑलपर्स का कोई मिल्क मिल्क पैक है या ऑलपर्स लेना है, तो हम जाएंगे और कंपनी के पास जाएंगे, देखेंगे जी हमें ये प्रोडक्ट दे दे। ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज, हम लोग क्योंकि जनरल पब्लिक हैं, हम लोग एंड कंज्यूमर हैं, तो कोई भी चीज एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम तक नहीं आ सकती। कारोबार को गुड्स के थ्रू करने के लिए हमें इसकी सप्लाई चेन को समझना होगा। सप्लाई चेन क्या है? सबसे पहले, अभी मैंने डिस्कस किया कि गुड्स विच इज इन फिजिकल फॉर्म, आइदर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर और परचेज्ड। अब एक कंपनी है, वो क्या करती है? वो एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को बना के वो मार्केट में अब सेल करना चाहती है। लेकिन अब वो ये तो नहीं कर सकती कि वो जनरल पब्लिक एक एक के पास जाए और अपनी प्रोडक्ट उसको ऑफर करे, जी ये हम ऑलपर्स का दूध बना रहे हैं, आप हमसे परचेज कर लें। नहीं, उन्होंने मास लेवल पे प्रोडक्शन करनी है और उन्होंने जनरल पब्लिक को बेचनी है। लेकिन बीच में क्या करेंगे? वो क्या करते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूटर, हम वो देखते हैं ना, फलाने बंदे के पास नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूशन है जी, फलाने के पास फलाने आइटम की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो क्या करते हैं? मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन परचेज कर लेते हैं। कंपनी क्या करती है? एक तो प्रोडक्ट बेचती है उसको, दूसरा उसको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स भी बेचती है। वो दो तरह से कमाई करती है, दो तरह से पैसा कमा रही है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? आगे बेचता है ये आइटम होलसेलर को। होलसेलर कौन है? चेजअप, अल्फते, मेट्रो, जो बड़े बड़े हैं, ये हैं हमारे होलसेलर। और वहां से ये प्रोडक्ट जाती है रिटेलर के पास, जो हमारी सोसाइटीज में जो फलाना XYZ स्टोर है, छोटे छोटे जो हमारे रिटेल स्टोर बने हुए हैं, वो है रिटेलर। और उसके बाद हम उनसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। हम क्या हैं जी? जनरल पब्लिक एंड कंज्यूमर। तो एक प्रोडक्ट जो कारोबार किया जा रहा है, प्रोडक्ट की सूरत में जो गुड्स है जो बेची जा रही हैं, वो किस तरह बेची जा रही हैं? एक सप्लाई चेन के थ्रू, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एंड कंज्यूमर। जब आप मार्केट में कोई भी, कोई बिस्किट का पैकेट, कोई दूध का डब्बा, कुछ भी लेते हैं, आपने उसके ऊपर लिखा होता है RPS। उसके ऊपर लिखा होता है RPS प्लस सेल्स टैक्स। RPS मींस रिटेल प्राइस, के रिटेल आइटम जो एंड कंज्यूमर को इस प्राइस पर बेची जाएगी। अगर आप गौर करें तो इस पूरी चेन में मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सवाई एंड कंज्यूमर के एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है? स्टेटस बेशक डिफरेंट है इनके। एक मैन्युफैक्चरर है, एक ट्रेडर है। जो मैन्युफैक्चर कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो परचेजर है, होलसेलर भी परचेजर है, रिटेलर भी परचेजर है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना। कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट पर 140 तो लिख दिया कि जी 140 की रिटेल पर बिकेगी, लेकिन कंपनी ने वो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट बनाया 80 रुपीज का, उसने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा 100 का,
डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा 120 का, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 130 का, और रिटेलर ने एंड कंज्यूमर को बेचा 140 का, जो कि प्रोडक्ट पे प्राइस लिखी है। इसमें क्या किया हर किसी ने, प्रोडक्ट को अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर आगे सेल कर दिया। हर किसी ने मुनाफा कमाया, किसी ने भी किसी को फ्री में नहीं दिया, किसी ने भी वैसे ही उठा के चीज आगे नहीं दे दी। इट मीन्स ये सब कारोबार कर रहे हैं। किस मकसद से? मकसद के बिजनेस मीन्स क्या है? बिजनेस का मकसद है बाइंग समथिंग एट लो कॉस्ट एंड सेलिंग इट एट हायर कॉस्ट, एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द प्राइसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरर भी प्रॉफिट कमा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रॉफिट कमा रहा है, होलसेलर भी कमा रहा है, रिटेलर भी कमा रहा है, और उसके बाद एंड कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। तो इट मीन्स जो आप अगर देखते हैं उसमें जो प्राइस 140 लिखी है, उसकी प्राइस 140 एंड कंज्यूमर के लिए है, कंपनी के लिए नहीं है। तो देखें कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट के भी पैसे कमाए। कंपनी ने जो प्रोडक्ट 80 का बेचा है उसके अंदर डेफिनेटली उसने 60 रुपीज का बनाया होगा, वो जो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन 20-30 रख के 100 का आगे बेचा। तो ये तो हमने समझा कि जी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या परचेजिंग हो रही है। तो गुड्स इस तरह सेल हो रही है, मतलब मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अपना बिजनेस कैसे हो रहा है और ट्रेडिंग के थ्रू बिजनेस कैसे हो रहा है, इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। अब अगर स्टेटस में आ जाए, बिजनेस क्या था? बिजनेस एक एक्टिविटी थी। क्या एक्टिविटी थी? गुड्स बेचना, सर्विसेज बेचना इन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, फ्री में नहीं, कोई वैल्यू। उसके बाद टू अर्न प्रॉफिट और टू मैक्सिमाइज वेल्थ। अब जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्ट जो दूध बना रही है, वो अपनी जो एक्टिविटी बिजनेस कर रही है, वो बिजनेस कर रही है इंडस्ट्रियल लेवल पे, क्योंकि वो इंडस्ट्री है, तो वो इंडस्ट्री लेवल पे कारोबार कर रही है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये क्या कर रही है? ये कमर्शियल लेवल पे। और आपने अक्सर सुना होगा ना कि जी मेरे कमर्शियल मीटर लगा हुआ है जी, तो वो क्या है? कमर्शियल मीटर का मतलब क्या है? ये जो शॉप से बाकी, उसका मतलब ये होता है कि वहां पे कारोबारी एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए वहां पे कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, जिसका कंजम्पशन रेट भी आपको हाई चार्ज होता है, तो अनलेस रेजिडेंशियल मीटर के। तो उसके बाद आप दूसरे नंबर पे हम देखते हैं जी सर्विसेज। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही कारोबार नहीं है, सर्विसेज भी देना कारोबार है। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज ये है कि एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है जो कि आप ऑफर करते हैं इन रिटर्न ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए खैराती काम नहीं कर रहे, या वॉलंटियर नहीं है आप, ठीक है ना। वॉलंटियर पर्सन वो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहा है। लेकिन कारोबार की सूरत में अगर आप सर्विसेज की मद में कारोबार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं जी? इकोनॉमिक वैल्यू के थ्रू आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें क्या आ जाता है जी? आप हेयर कटिंग सैलून पे जाते हैं, वो आपको क्या करता है जी? आपकी कटिंग करता है, आपकी शेव बनाता है और आपसे पैसे चार्ज करता है। वो क्या कर रहा है? वो सर्विसेज दे रहा है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास, आप उसे अपनी बीमारी का बताते हैं, वो आपसे पूछता है, वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है और अपने आप से प्रोफेशनल चार्जेस ले रहा है। वो क्या कर रहा है? कारोबार कर रहा है, लेकिन वो सर्विसेज ऑफर कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा। उसने अपनी एक सर्विस की इकोनॉमिक वैल्यू डिटरमिन की है कि मैं इतने पैसों में आपको अपनी सर्विस दूंगा। आप एजुकेशन में चले जाते हैं, एक एकेडमी है, वहाँ टीचर्स हैं, वो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और आपसे वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आपको सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। सेम लाइक इन बैंकिंग, बैंक क्या करता है? बैंक आपको चार्जेस लगाता है कि जी बैंक के इतने चार्जेस हैं, आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो कारोबार के लिए भी हमने क्या पढ़ा? बिजनेस प्लानिंग जो हमारा टॉपिक है, उससे पहले हमने ये पढ़ा कि कारोबार बेसिकली है क्या। कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो इन एक्सचेंज फॉर मनी, जिसमें पैसों का लेन देन शामिल, मतलब पैसे शामिल हो, इन एक्सचेंज फॉर मनी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, विद द पर्पस टू अर्न प्रॉफिट एंड विद द एम टू एक्सपेंड बिजनेस। कोई भी बिजनेस जिसमें आपका मकसद ये नहीं है कि मैंने बढ़ाना नहीं है, मतलब अगर 100 रुपए का काम है तो 100 रुपए का ही रखना है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा आपका। या अगर आपकी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। वो एक्टिविटी बिजनेस कहलाएगी जिसमें ये 4 कंपोनेंट्स फॉल करते होंगे। फिर बिजनेस हमने पढ़ा, गुड्स की सूरत में भी हो सकता है, सर्विसेज की सूरत में भी हो सकता है। गुड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह सप्लाई चेन के थ्रू बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है, ट्रेडर कौन होता है, और एंड कंज्यूमर तक एक जो गुड्स की सेल परचेज हो रही है वो कैसे पहुंचती है। उसके बाद हमने सर्विसेज को पढ़ा कि सर्विसेज के थ्रू भी ये बिजनेस होता है। अभी जब हमने मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ा तो हमने कहा कि वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी। और जो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर है, वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरर है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा है। इसी तरह जो
हेयर कटिंग सैलून था, मेडिकल था, अपना डॉक्टर फिजिशियन था, एजुकेशन सेक्टर था, बैंकिंग था। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोफेशनल बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी के अगर आप तीन फॉर्म करें तो वो क्या है जी? इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटी, कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी एंड प्रोफेशनल बिजनेस एक्टिविटी। इसके बाद हम आपने टॉपिक, अगर एक बेस कि बिजनेस क्या था, बिजनेस होता कैसे है, उसकी फॉर्म क्या है, अब हम जाते हैं अपने टॉपिक को देखते हैं कि बिजनेस प्लानिंग क्या है। कोई भी चीज करने से पहले डेफिनेटली उसकी प्लानिंग होना जरूरी है। अगर आप उसको प्लान नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं आप उसमें नुकसान उठाएंगे। बिजनेस प्लानिंग क्या है? व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस प्लानिंग क्या है कि आपने एक रोड मैप बनाया है, कि आपने एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि जी मैंने फलाना काम करना है और मैंने प्रॉफिट कमाना है। तो उस प्रॉफिट को कमाने के लिए मैं एक रोड मैप बना रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स को मुझे अपने डिस्कस करना जरूरी है या मुझे किन चीजों को खातिर खाना। इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से, बिजनेस प्लानिंग क्या है? इज अ रोड मैप फॉर बिजनेस टू अचीव गोल एंड एक्टिविटीज। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। प्लानिंग क्यों जरूरी है? व्हाट इज प्लानिंग? फॉर एग्जांपल, आप एक कंस्ट्रक्शन, आपकी एक कंपनी है, आप कंस्ट्रक्शन की कंपनी में आ रहे हैं और आप डिफरेंट तरह के कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और काम करते हैं। आपकी एक मीटिंग है आपके क्लाइंट के साथ जिसके लिए आपको आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने सबसे पहले चेक कीजिए, मेरे पास, मैंने अपनी मीटिंग की तैयारी कर ली, जो मैंने अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, क्या मैंने उसकी फाइल तैयार कर ली है? फाइल प्रिपेयर कर ली मैंने उसकी। मैं फिर क्या करूंगा? मैं पैकिंग करूंगा। मैं चेक करूंगा जी मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी नहीं है तो मैं कोई बुकिंग करवाऊंगा कि यार मुझे फलाने। मैं वेदर चेक करूंगा, कि उसके बाद क्लाइंट के साथ अपना टाइम फिक्स करूंगा। मैं देखूंगा जी मुझे मेरे लैपटॉप की जरूरत है, मैं अपना लैपटॉप लूंगा, मैं अपना सेल फोन लूंगा। मैं देखूंगा जी सेल फोन का मुझे चार्जर भी चाहिए, क्या मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो हैं? इन केस अगर मुझे रास्ते में पेट्रोल डलवाना पड़ता है और मेरे पास क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होता तो क्या मेरे पास कैश है? मैं रिस्क असेस कर रहा हूँ कि यार मेरा रिस्क हो सकता है क्रेडिट कार्ड रखना, मुझे अपने पास कैश भी रखना चाहिए। मैं रिस्क देखता हूँ कि यार रास्ते में मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, मेरे पास तो लाइसेंस भी होना चाहिए, मेरे पास रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए, और मैं टाइम पर हूँ कि नहीं। ये सारी चीजें मैं प्लान करता हूँ और बड़ी अच्छी प्लानिंग करके मैं पहुंच जाता हूँ अपने क्लाइंट के पास मीटिंग करने। जब मैं मीटिंग करने में जाता हूँ जी, सारी चीजें मेरे पास क्योंकि अवेलेबल थी, मेरी प्लानिंग अच्छी थी, मेरी क्लाइंट से मीटिंग सक्सेसफुल रही और मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया और मेरा बिजनेस एक्सपेंड हुआ और मैंने वो बिजनेस अचीव किया और मैंने वहां पे अपना काम बढ़ाया। इससे मुझे फायदा क्या हुआ? अच्छी प्लानिंग थी, सारी चीजें मेरी फिंगर टिप्स पे थी, मैंने हर चीज को प्रॉपरली प्लान किया। तो फायदा क्या हुआ? मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया। प्रोजेक्ट मिलने से क्या हुआ? मेरे बिजनेस को पैसा मिला। जब मुझे पैसा मिला क्या हुआ जी? मेरा बिजनेस एक्सपैंड हुआ। मैंने दूसरे सिटी में जाके एक नई मार्केट में काम किया, मेरी वहां पे गुडविल बनी और मुझे वहां का एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन इस सारी चीज में अगर हम एक चीज स्किप कर दें, प्रिपरेशन फाइल, क्लाइंट के साथ जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन जो चीजें डिस्कस करनी थी, मैं वो फाइल ही घर भूल गया हूँ और मैं टाइम पे भी पहुंच गया हूँ, मुझे रास्ते में मसला भी नहीं आया, सारा कुछ ओके था। जब मैं क्लाइंट के पास पहुंचा जी मेरे पास तो वो फाइल ही नहीं थी। क्या हुआ जी? फाइल ही भूल गया या फाइल लेकर गया, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अंदर होने चाहिए थे वो थे ही नहीं। अब प्रोजेक्ट भी नहीं मिला, काम भी नहीं हुआ, रिसोर्सेज भी जाया हुए, टाइम भी जाया हुआ। क्या हो गया जी? नुकसान हो गया जी। जो इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे इनिशियली, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो लगाई थी, प्रोजेक्ट भी नहीं मिला, वो पैसे भी जाया। क्या हुआ? प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी, चीजें प्रॉपर परफेक्टली मैनेज नहीं की हुई थी, डिजाइन नहीं की हुई थी। तो क्या हुआ? प्लानिंग प्रॉपर ना होने की वजह से मैं स्किलफुल भी था, मेरी कंपनी भी अच्छी थी, सारा कुछ था, मैं अपना प्रोजेक्ट अचीव नहीं कर सका। कारोबार में भी यही है। कारोबार में आप अगर अपने कारोबार को अच्छे तरीके से प्लान नहीं करते, उसके कंपोनेंट्स को, उसके रिस्क को, उसकी अपॉर्चुनिटीज को, उसके चैलेंजेस को अच्छी तरह से एड्रेस नहीं करेंगे, उस खातिर नहीं लाएंगे, तो आप जितना मर्जी अच्छे कारोबार चलाने, आपका कारोबार डूब जाएगा, आपका पैसा जाया हो जाएगा। सिर्फ कारोबार में पैसा लगाना इज नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ अगर आपके पास पैसे ही हैं तो आप कारोबार कर लेंगे। उसको संभालना, उसको चलाना, उसको समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो बिजनेस प्लानिंग क्या चीज है जी? आप मैंने आपको बताया कि ये एक रोड मैप है टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, टू बिकम सक्सेसफुल। उसके लिए आपने क्या करना है? आपने देखना है कि आपको जो बिजनेस करना है उसमें अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। क्या बिजनेस जो मैं करना चाह रहा हूँ क्या उसमें कोई अपॉर्चुनिटी भी है कि नहीं, या बस एक डेडलॉक ही है? क्या जो कारोबार मैं कर रहा हूँ क्या वो कल को एक्सपेंड भी होगा, या मेरे पास उसमें अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, या बस एक लिमिटेड स्केल का कारोबार में रख रहा हूँ?
जो कारोबार मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे पास चैलेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं, मैं उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस कर रहा हूँ। क्या जो मैं कारोबार कर रहा हूँ, क्या मेरा उस कारोबार को करने का कोई मकसद है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो लॉन्ग टर्म चलेगा भी कि नहीं, या बस वो सीजनल 1-2 महीने चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैं कारोबार जो कर रहा हूँ वो प्रॉफिटेबल भी होगा। मीन्स चलो स्टार्ट में अगर मैं प्रॉफिट नहीं भी कमा रहा इन फ्यूचर, क्या मैं उस प्रॉफिट को अचीव कर सकूंगा या मैं हमेशा नुकसान में जाऊंगा। अगर नुकसान में जाता जाऊंगा तो क्या वो कारोबार करना मेरे लिए फिजिबल होगा कि नहीं। तो प्लानिंग को हम डिस्कस करते हैं फेज वाइज। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो आप कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार को हमने समझा कारोबार है क्या, अब हम आगे हैं उसकी प्लानिंग फेज में कि अब कारोबार को प्लान करना है। तो अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, क्या कारोबार रियलिस्टिक कर रहा हूँ। हम सबको याद होगा कि अभी हम देखते हैं मार्केट में एक प्रोडक्ट बिकती है, लेज चिप्स, बहुत फेमस है, हर बच्चा हर बड़ा सब खाते हैं। लेज का एक नाम है, इट्स अ मार्केट लीडर। हमने सुना था कि तकरीबन 5-7 साल पहले की बात है, मार्केट में एक स्नैक्स आया था ओए होए के नाम से, ओए होए स्नैक्स। ये थी यूनाइटेड स्नैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसने लेस को चैलेंज किया था, ये एक मार्केट चैलेंजर के तौर पे। एक मार्केट लीडर तो था लेकिन ये मार्केट चैलेंजर था। इसने बहुत ज्यादा वैरायटीज चिप्स की बहुत ज्यादा अपनी इंट्रोड्यूस कराई और ये बड़ा अच्छा चल रहा था और इसकी मार्केट में डिमांड हो रही थी। लेकिन क्या हुआ, ये कंपनी अचानक बंद हो गई, ओए होए गायब हो गया, बिकना ही बंद हो गया, वो कहीं नजर ही नहीं आता। बड़ा अच्छा चल रहा था, क्या था, सब बड़ा ठीक था। इसने एडवर्टाइजमेंट बड़ी की, प्रोडक्ट्स भी बेची, मार्केट लीडर लेस को इसने चैलेंज भी किया और प्रॉफिट भी कमा रहा था, चल भी बड़ा अच्छा रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि कंपनी बंद करनी पड़ गई। प्लानिंग में कहीं गैप्स रह गए ना, सारी चीजें प्रॉपरली कंपनी एड्रेस नहीं कर सकी। माइंड में क्या हुआ जी, लॉसेस आने लग गए, सस्टेन नहीं कर सकी। अल्टीमेटली क्या हुआ, इन्हें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो चला लिया है, बिजनेस को चलाने के लिए जो प्लानिंग चाहिए थी, सस्टेन करने के लिए जो प्लानिंग चाहिए थी, वो प्रॉपर नहीं की गई। आपको इस सेशन के एंड पे इसकी एग्जांपल बताऊंगा कि ये कंपनी बंद क्यों हो गई, क्या वजह बनी कि ओए होए स्नैक्स बिकना बंद हो गए, खत्म हो गया ये। दूसरी चीज ये है कि हमने अपने कारोबार को अपॉर्चुनिटीज तो डिफाइन कर ली हैं कि जी मैं फूड सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, डिफरेंट जहां भी मैं देखना चाहता हूँ काम किधर करना चाहता हूँ। उसके बाद आपने देखना है जी रिस्क आपके कौन से हैं। जी आपने बिजनेस में अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि आपके बिजनेस में हाई रिस्क क्या है, लो रिस्क क्या है और मॉडरेट रिस्क। अगर आप फूड का बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आपको चैलेंजेस क्या होंगे कि आपने क्वालिटी मीट करनी है, आपको फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा, आपने पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशन लेनी है, उसके बगैर आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाएंगे। सस्टेनेबिलिटी आप देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपने उसको देखना है कि आपके बिजनेस का मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, कि आप आज आज क्या हैं और इन फ्यूचर आप क्या बनेंगे, आप इन फ्यूचर कहाँ लेके जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल है कि नहीं आपके बिजनेस, आप किस मार्केट और किस रीजन में काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी से समझाता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी आपकी बिजनेस की मिशन, कोई भी बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसके लिए 3 चीजें आपकी बड़ी जरूरी हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, उसका मिशन, उसका विजन और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल इंटरलूप में हम लोग 2020 में हमने एक बिजनेस विजन बनाया कि विजन 2025, कि हम विजन 2025 में क्या बनना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ सॉक्स बनाते थे, इंटरलूप कंपनी सिर्फ सॉक्स बनाती थी। इन्होंने एक विजन बनाया कि हम 2025 में फुल फैमिली क्लॉथिंग बिजनेस बन जाएंगे। फुल फैमिली क्लॉथिंग मींस कि हम एक फैमिली के लिए हर तरह की प्रोडक्ट बनाएंगे, ये हमारा विजन था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने $1000 मिलियन का बिजनेस अचीव करना है। करंटली हम $500 मिलियन पे हैं। हमने क्या किया, हमने आहिस्ता आहिस्ता गारमेंट्स में हुड बनाने शुरू किए, टी शर्ट्स बनाने शुरू की, डेनिम में चले गए, डेनिम बनाई, फिर हमने अंडर गारमेंट्स बनाए, फिर उसके बाद हमने लेगिंग्स बनाई और फिर हॉजरी के आइटम्स को ऐड किया। हमारा विजन ये था। इसी तरह अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप फूड का काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक छोटा सा फूड का बिजनेस शुरू किया जिसमें आप राइस या बिरयानी सेल कर रहे हैं। अब आपने मिशन आज के कि हम सिर्फ 1 या 2 आइटम पुलाव बेचेंगे या सिर्फ बिरयानी सेल करेंगे। अब आपने विजन रखा है कि इन फ्यूचर हम फास्ट फूड में ऐड हो जाएंगे।
इन फ्यूचर हम इसको रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे। ये आपका विजन है। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि अगर आज प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव कि मैं मार्केट में अगर एक प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर एक ऑलरेडी मार्केट में एक पर्सन इन है और वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है और वो चल रहा है, तो मैंने मार्केट में अगर इन होना है तो मुझे सस्टेनेबल रहने के लिए अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम रखना पड़ेगा। मेरा मिशन आज का ये है कि मैं 10% प्रॉफिट में काम चला लूंगा, लेकिन मेरा विजन, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी विजन क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा के इन फ्यूचर 30% 2025 तक लेके जाना है। मैंने सारी उम्र 10% नहीं कमाना, मैंने प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा के अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। फिर चौथी चीज आपकी बिजनेस प्लानिंग में क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि यार अगर मैं आज 5% या 10% कमा रहा हूँ, या अगर आज मैं 10% लॉस पे बेच रहा हूँ, तो मैंने फ्यूचर लॉस ही नहीं करी जाना। मेरा एक विजन है, मैंने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है कि मैंने अपने प्रॉफिट को लॉस से ब्रेक इवन पे लाना है, ब्रेक इवन से 10% पे लाना है, 10% से 20 पर लेके जाना है। मैंने इस बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है। तो बिजनेस की प्लानिंग के लिए मैंने 4 चीजें कि आपने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए कौन सा जो सेक्टर है मेरे रिसोर्सेज के हिसाब से फिजिबल है, मुझे कौन सेक्टर में काम करना है। ओवरकम चैलेंजेस, अगर मैं कोई सेक्टर अडॉप्ट करता हूँ तो मुझे उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, मुझे उनको कैसे एड्रेस करता हूँ। थर्ड, सस्टेनेबिलिटी, मेरे आज का मिशन क्या है, मेरा विजन क्या होना चाहिए, और मैं क्या ऑब्जेक्टिव रखता हूँ कि मेरा बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगा कि नहीं चलेगा। एंड क्या है जी, प्रॉफिटेबिलिटी, कि मैं अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाऊंगा कि नहीं। एक चीज आपको याद करो, बिजनेस के कोड ऑफ कंडक्ट कहने के बिजनेस बायलॉज, बिजनेस की मैंने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन अब उस बिजनेस को चलाने के लिए मेरे पास एक बिजनेस की आउटलाइन गोल होनी चाहिए। स्ट्रेटजीज क्या अडॉप्ट करनी है, मैं ऑनलाइन बिजनेस करूंगा या मैं फिजिकल बिजनेस करूंगा, मेरे बिजनेस के लिए फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या चाहिए, क्या मैं लोन से काम करूंगा या मेरे पास इक्विटी में इतना पैसा पड़ा है कि मैं काम चला लूंगा उससे। मेरा बिजनेस का विजन क्या है। अच्छा, थोड़ा सा जो हमने आज टॉपिक पढ़ा मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा कि कारोबार क्या है, कारोबार करने की क्या शराइत है, कि कोई एक्टिविटी में ये चीजें 4 फॉल करती होंगी तो वो कारोबार कहलाएगा। कारोबार गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, उनको डिफरेंट फेज में डिस्कस किया कि कौन सी एक्टिविटीज हैं, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, प्रोफेशनल है। फिर हमने बिजनेस देखा जी, बिजनेस तो समझ लिया बिजनेस है क्या, हमने बिजनेस को प्लान कर लिया कि जी हमने बिजनेस को प्लान करना है तो इन चीजों को सोचना है। उसके बाद बिजनेस को प्लान करने के लिए मुझे किन किन चीजों को कंसिडर करना है। ये 4 चीजें तो हैं कि मैंने अपॉर्चुनिटीज देखनी है, मैंने चैलेंजेस को देखना है, मैंने सस्टेनेबिलिटी को देखना है, मैंने प्रॉफिटेबिलिटी। तो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कैसे करना है, अपॉर्चुनिटीज को देखना कैसे है, किस तरह उसको लेकर चलना है, मुझे अपने बिजनेस के लिए अपने माइंड ऑफ फ्रेम में किस तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने देखा हो कि कहीं भी कोई भी बिजनेस की अगर फाइनेंशियल देखते हैं, हम उसको देखते हैं, उसकी एक समरी होती है। अब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपने अपनी जनरल पब्लिक को एक एक को बुलाकर तो नहीं बताना कि जी मैं ये फलाना फलाना काम कर, आप कितने लोगों को इस तरह ट्रैक कर लेंगे। आपने तो मास लेवल पे अपने कस्टमर्स को ट्रैक करना है। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी छोटे लेवल पर जाते हैं, कोई फूड स्टॉल है या कोई छोटा सा भी रेस्टोरेंट आप जाते हैं, तो वो आपको ये बताने नहीं लग जाते जी हम ये भी बेचते हैं, हम खाना भी बेचते हैं, हम फास्ट फूड भी बेचते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको अपना एक पंफलेट दे देते हैं, मेनू कार्ड दे देते हैं, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि जी फलानी आइटम भी बेच रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो क्या है, वो उसकी एक एग्जेक्टिव समरी है। अब इसी तरह अगर आप एक कोई भी किसी कंपनी की फाइनेंशियल देखें, अगर उसके ऊपर उसकी एक एग्जेक्टिव समरी आ रही होती है, जिसके ऊपर वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, अपनी एक्सपर्टीज बता रहा होता है, अपना रीजन बता रहा होता है कि हम कहाँ ऑपरेट करते हैं, और अपनी प्रोडक्ट्स बता रहा होता है, अपने कस्टमर्स बताता है कि जी हम फलाने फलाने कस्टमर्स को सेल करते हैं। इसी तरह आप अपने बिजनेस की गुडविल किस तरह बनाते हैं। अगर फलाना एक होटल वाला है जो आपको बता रहा है जी मैं फलानी फलानी चीजें भी बेचता हूँ, वो नीचे ये भी लिख देता है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर भी लेते हैं, हम कैटरिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि मैं फलाने फलाना जो है रीजन में या फलाने सेक्टर में, जिधर मैं होटल में चीजें नहीं बेच रहा, मैं बाकी जगहों पे भी अपनी चीजों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। मैं कैटरिंग का बिजनेस भी करता हूँ, मैं ऑनलाइन ऑर्डर टेकिंग भी करता हूँ, मैं डाइनिंग भी करता हूँ यहाँ पे, और कोई स्पेशल इवेंट्स के तौर पे भी मैं आपको प्रोडक्ट अपनी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आपने डिसाइड करना है मार्केट एनालिसिस। उसके बाद अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया जी, एक समरी बनाई कि जी मैंने क्या क्या दिखाना है अपने कस्टमर को, कि मैं फलानी फलानी प्रोडक्ट बेचता हूँ, फलानी फलानी सर्विस भी देता हूँ। मार्केट
अब मैंने डिसाइड करना है कि यार मैंने कौन सी मार्केट को, या तो मैं अगर बहुत ही जाना हूं और बड़ा बिजनेस बनाऊं तो मैं अपनी ऑडियंस भी उस हिसाब से सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि आप एक बिल्कुल मुनासिब सा होटल बनाएं या आप एक स्टॉल बनाएं और आप वो डीएचए में जाके ओपन कर लें और जी मेरे पास कस्टमर आएगा, ऐसे तो नहीं होने लगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक 5 स्टार होटल खोलना पड़ेगा या एक अच्छा सा रेस्टोरेंट, ताकि आप वहां की मार्केट को कैप्चर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट आपने देखनी है कि मैं एक स्पेसिफिक रीजन या पंजाब सिंध या फॉर एग्जांपल कोई लोकेलिटी को टारगेट करूं, या मैं स्पेसिफिक एज से एज सेक्टर को या एज वाली, फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट ही ऐसा सेल करना चाहता हूं जो बच्चों को ट्रैक करेगा, या मैं यंग पीपल्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं। आपकी मार्केट रीजन वाइज है या आपकी मार्केट पीपल वाइज है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ फैसलाबाद में हमारे एक फास्ट फूड है सैम्स फूड, ये बहुत 20-25 साल से ऑपरेट कर रहा है। इसने क्या किया हुआ है, इसने एक बर्गर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, स्टूडेंट बर्गर नाम है उसका, स्टूडेंट बर्गर। आज से 10 साल पहले हम 70 रुपए, थोड़े 50-60-70 रुपए का वो बर्गर मिलता था, और अब भी वो इतना महंगा बर्गर नहीं है, और वो बर्गर उसका आज भी सेल हो रहा है, और वो उसकी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि जिस एरिया में उसने अपना फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट किया है, उस एरिया में कॉलेजेस हैं, उस एरिया में यूनिवर्सिटीज हैं, उस एरिया में स्कूल्स हैं, उस एरिया में अकेडमीज हैं, उसमें काफी। अब उसने देखा कि जिस एरिया में मेरा होटल है या जहां मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया है, उसकी मार्केट 80% तो यंग बच्चों पे मुश्तमिल है, जिसमें स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे, अकेडमीज के बच्चे शामिल हैं। तो उसने क्या किया, उनको अट्रैक्ट करने के लिए उसने अपना एक बर्गर इंट्रोड्यूस करवाया जो लो कॉस्ट आइटम था, ताकि बच्चों की अफोर्डेबिलिटी में भी आ जाए और मेरी प्रोडक्ट भी बिचे और मैं एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी कमाऊं, और वो बर्गर उसका सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग आइटम है। इसी तरह यहाँ पर आप हमारे एरिया की थोड़ा सा साइड पर अगर जाएं तो एक पर्सन है, वो स्टूडेंट बिरयानी बेचता है। उसने अपनी बिरयानी का नाम ही स्टूडेंट बिरयानी रखा है, और वो बिल्कुल एक लो कॉस्ट अच्छी क्वालिटी आइटम बेच रहा है। और वो क्या है, उसने अपनी लोकेलिटी टारगेट की हुई है कि मैंने स्कूल कॉलेजेस के एरिया में ही काम करना है, और मैंने उसकी ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने जो बिजनेस करना है, या एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करना है, आपने करना क्या है, या आपका बिजनेस इतना साउंड है कि आपको पता है कि यार मैं सबको टारगेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तीसरा ये है कि आपने रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करनी है। आप कहते हैं जी कि मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जी मेरा तो बिजनेस स्टार्टिंग है, मैं हूँ ऐसा करता हूँ जी, अकाउंट्स में मैं ही देखूंगा, परचेजिंग भी सारी मैं ही करूंगा, नो अकाउंट्स में नोट और बुकिंग भी मैं ही देख लूंगा, तो डेली ऑर्डर्स अगर लेने होंगे वो मैं देख लूंगा। मैं काम करता हूँ, मैं अभी स्टाफ नहीं रखता, मैं फूड पांडा वालों के साथ कोलेबोरेशन कर लेता हूँ, और मैं को 80% फिजिकल चलाकर देखता हूँ। अगर तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टाफ हायर करना शुरू कर दूँ। लेकिन इसमें वही आपके रिस्क आ गए। सारे काम अगर आप खुद करेंगे तो आप सारे काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। अगर आप परचेजर भी खुद हैं, मटेरियल मैनेजमेंट भी आपने करनी है, रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपने करनी है, ऑर्डर टेकिंग भी करनी है, और सिर्फ आपने एक शेफ रखा हुआ है और एक वेटर रखा हुआ है, तो इट मीन आपको जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसके ऊपर इतनी ज्यादा निगोशिएशन नहीं कर सकेंगे, आप मार्केट में ज्यादा फिर के अपना मटेरियल प्रोक्योर नहीं कर सकेंगे। इन केस अगर आप एक परचेजर रखते हैं, उसको पहले ही पता होगा कि वेंडर अच्छा सस्ता कहाँ पे कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, किधर किधर से मुझे अच्छी आइटम, अच्छी क्वालिटी की आइटम सस्ती मिल सकती है, वो फिरेगा, वो जाके कंपिटेटिव रेट पे आपके लिए एक अच्छे मटेरियल प्रोक्योर कर लेगा। बरअक्स आपने जो कॉस्ट सेविंग की अपने परचेजर की और आपने मटेरियल महंगा परचेज कर लिया, बात फिर वहीं आ गई। अगर वही परचेजर जिसको आपने सैलरी देके हायर किया, उसने आपको एक अच्छी प्रोडक्ट कम पैसों पे खरीद के दे दिया, आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। तो ये आपने डिसाइड करना है कि मैंने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। मैंने अकाउंटेंट भी रखना है, मैंने अपने राइटर पर्सनल रखनी है, या मैंने फूड पांडा के साथ कोलेबोरेशन करके उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करनी है। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन कैसे करना है, या मैं टारगेट रखता हूँ कि जी मेरा प्रॉफिट पहले साल में अगर इससे बढ़ जाएगा, मैं ये वाले रिसोर्सेज अकाउंटेंट भी रख लूंगा और मैं राइडर भी रख लूंगा, मैं 2 डिस्ट्रीब्यूशन वैन्स भी रख लूंगा। तो मैंने अपने बिजनेस के फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है। अगर मैं ये प्रॉपरली मैनेज नहीं करता, और बिजनेस के स्टार्ट भी मैं मटेरियल मैनेजमेंट के लिए बंदा भी रख लेता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर के लिए भी रख लेता हूँ, अकाउंटेंट भी रख लेता हूँ, और मैं राइडर भी रख लेता हूँ, गाड़ियां भी रख लेता हूँ, और ऑर्डर और हिसाब से बिजनेस में कर नहीं पाता, प्रॉफिट आता नहीं, मैं थोड़ी देर भी सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। अल्टीमेटली क्या होगा, मुझे मेरा कारोबार बंद करना पड़ जाएगा। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, आप जिस लोकेलिटी में जहाँ काम कर रही हैं या आपने जो मार्केट टारगेट की है, क्या आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मैं इन फ्यूचर अपना बिजनेस एक्सपेंड करके ब्रेक इवन से निकल के प्रॉफिट कमा पाऊंगा कि नहीं। चौथा,
आपने क्या देखा कि आपकी कॉस्ट रिक्वायरमेंट क्या है। आपने ब्रेक इवन एनालिसिस को, अगर आपका बिजनेस पहले से ही प्रॉफिटेबल है तो वेल एंड गुड, कि आपने बड़ा अच्छा बिजनेस सेक्टर टारगेट किया कि यार मैं तो प्रॉफिट ही बड़ा अच्छा कमा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो ब्रेक इवन भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा और मेरा बिजनेस बहुत लंबा चल रहा है, तो इट मीन्स आपको अपने बिजनेस को रिव्यू करने की जरूरत है कि मैं कौन कौन से आइटम्स के ऊपर अपनी प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा, मैं कहाँ पे गैप छोड़ रहा हूँ। ये उसके बाद आप दें फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बना ली अपनी, आपने अपने बिजनेस को एग्जैक्ट फॉर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान हमने अभी डिस्कस किया है, जिसमें आपने अपने एक बिजनेस का इंट्रोडक्शन दिया कि जी मेरी एक एग्जेक्टिव समरी है। आपने मार्केट को स्टडी किया कि मेरी मार्केट फलानी मार्केट मैंने टारगेट करनी है। आपने अपने ऑपरेशनल प्लान बनाए कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना है कि मैंने फिजिकल करना है। आपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बना ली कि इन फ्यूचर मैं इतना प्रॉफिट कमा पाऊंगा कि मुझे किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बिजनेस में भी पार्टनर ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही बिजनेस मैनेज करके सारे प्रॉफिट खुद एंजॉय कर सकता हूँ, या मुझे स्टार्ट में फंडिंग रिक्वायरमेंट लेने की जरूरत नहीं है और मैं ब्रेक इवन को बहुत ही जल्द क्रॉस करके आगे निकल जाऊंगा और मैं अपने बिजनेस को मैनेज कर लूंगा। अब अगर हम इस सेशन को देखें तो हमने क्या पढ़ा जी, बिजनेस प्लानिंग के लिए कि जी हमने बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद हमने क्या किया जी, हमने बिजनेस को समझा क्या है जी, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, इकोनॉमिक वैल्यू के थ्रू गुड्स किस तरह हम तक पहुंचती हैं, उसकी सप्लाई चेन क्या है, किस तरह की एक्टिविटीज हैं, प्रोफेशनल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, कमर्शियल हैं। उसके बाद हमने बिजनेस के रिस्क को पढ़ा, बिजनेस की प्लानिंग को डिस्कस किया कि बिजनेस समझ तो लिया कि बिजनेस क्या है, उसको प्लान करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है, चैलेंजेस को ओवरकम करना है, सस्टेनेबल होना चाहिए, मिशन विजन होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज होनी चाहिए। उसके लिए बिजनेस के प्लानिंग के लिए हमने चीजें डिस्कस की कि आपके पास अपने बिजनेस का एक इंट्रो होना चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं आपने अपने कस्टमर को ट्रैक करने के लिए प्रेजेंट क्या करना है, उसको बताना क्या है। अगर आपकी ऑडियंस और कस्टमर को पता ही नहीं चल रहा आप बेच क्या रहे हैं, तो आपके कारोबार को कैसे एक्सपेंशन मिलेगी, आप अपनी प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे। उसके बाद अगर छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर आप कहीं स्टोर पे कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा ये मार्ट पे हर प्रोडक्ट के स्टॉल के साथ एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, ऑयल वाले स्पेशली कॉस्मेटिक्स के साथ। वो क्यों खड़ा होता है, जैसे ही कोई कस्टमर अगर हमारे पास आ रहा है और वो कंफ्यूज हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि यार मैं कौन सी प्रोडक्ट लूं, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसको फौरन बताते हैं कि जी मुझे ये मसला है, या मेरी स्किन ड्राई है, या मुझे ऐसा शैम्पू या ये चाहिए। वो क्या करते हैं, वो फौरन आपको गाइड करते हैं। क्यों कि कंपनी ने पता है कि यार मेरी प्रोडक्ट को अगर कोई मेरा कस्टमर अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव वहां खड़ा है, बजाय इसके कि वो डिटेल में जाए और कंफ्यूज हो और मेरी प्रोडक्ट वहां छोड़कर चला जाए। नहीं, मेरा कस्टमर नहीं मैंने लूज करना। वहां पे रिप्रेजेंटेटिव फौरन आपको रिप्लाई करता है, फौरन रिस्पॉन्स करता है कि सर ये आपकी ये फलानी प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छी है, आप ये लें, आपका मसला इससे हल होगा। और आप क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट बाय करते हैं और चले जाते हैं। मीन्स उसने टारगेट किया, वो उसको पता है मेरी ऑडियंस को मैंने वहां से कैप्चर करना है, अगर वहां किसी को समझ नहीं आएगी तो मैंने वहां से उन्हें पकड़ना है। ऑपरेशनल प्लान डिस्कस किए, जिस तरह अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपने वहां पे एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बैठा दिया, रिसोर्स मैनेजमेंट किया ना उन्होंने देखा कि यार हमें वहां पे रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, जहां जहां हमारे स्टॉल्स पे, जहां स्लैब से हमारी प्रोडक्ट पड़ी है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन डिस्कस कर ली कि बिजनेस आज शुरू कर रहे हैं, कितना पैसा हर साल बाद इंजेक्ट करना पड़ेगा और कितने विड्रॉल मैं कर सकता हूँ और कितने ब्रेक इवन के बाद मैं अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जा सकता हूँ। सारी चीजें पढ़ ली। अब आगे बिजनेस कैसे करें, अब बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। अब हम सबके पास हर सारे आगे स्किल्स भी आगे, सब कुछ आगे, पैसा कैसे लेके आए जी, काम कैसे करें, पैसे तो है नहीं तो बिजनेस तो नहीं हो सकता। नहीं, आप बिजनेस करने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास ढेर सारा पैसा ही हो तो आप बिजनेस करेंगे। नहीं, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ या विद नो इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस कर सकते हैं। ये आपने देखना है कि आप अपनी सोच को किस तरह ब्रॉड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा रियल एस्टेट के ऑफिस बने होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, रेंट पर एक ऑफिस लिया और बैठ गए। वहां बैठे जी, क्या किया जी उन्होंने, क्या किया जी, बायर और सेलर के दरमियान या तो रेंट पे ऑफिस ले दिया या परचेज करवा दिया, बायर से भी कमीशन ले लिया, सेलर से भी कमीशन ले लिया, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कुछ नहीं किया, रेंट पे ऑफिस खोला, बायर सेलर को आपस में मिलवाया और अपना कमीशन लिया और अल्लाह खैर चला। लेकिन क्या उसका सिर्फ ऑफिस खोल के वहां बैठ जाना काफी था और प्रॉफिट नहीं, उसके लिए उसको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। क्या वो कम्युनिटी में फिरेगा, वो क्या करेगा, अपने सोशल लिंक्स जो कि बहुत जरूरी हैं वो लोगों से मिलेगा, वो उन्हें बताएगा जी मैंने प्रॉपर्टी एजेंट का
अपना रियल एस्टेट एजेंट का मैंने ऑफिस ओपन किया है, तो आप वो विजिट करेगा, देखेगा जी कौन कौन सी फलानी कॉलोनी में प्लाजा खाली है, रेंट पे कौन कौन सी शॉप चल रही है, घर कहाँ चाहिए, फ्लैट कहाँ चाहिए, वो लोगों से कोलैबोरेशन करेगा। अब आप ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, आपके पास एक पर्सन आता है, वो कहता है कि रेंट पे मुझे घर दिखा दें, आपके पास कोई घर ही नहीं है, तो वो आपका कस्टमर पे इंप्रेशन ही बड़ा हुआ, यार ये तो अभी बस खानापुरी के लिए ऑफिस खोल के बैठ गया है। क्या करेगा वो पहले फिरेगा, वो लोगों से मिलेगा, वो दूसरी रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि ठीक है यार, मेरे पास कोई कस्टमर आता है और मेरे पास उस लोकेलिटी में कोई घर, कोई प्लाजा, कोई रेंट में चीज नहीं मिलती, तो मैं आपके पास भेजूंगा, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आप मेरे साथ कमीशन की शेयरिंग करेंगे। क्या कर रहा है वो अपने स्टेक होल्डर्स को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहा है, वो अपने रिलेशंस, वो सेलर्स वो देख रहा है, वो लोगों के पास जा रहा है कि ठीक है जी, आपको अगर कोई चीज परचेजिंग चाहिए आप मुझे बताएं, मैं करता हूँ, मैं आपके लिए लेता हूँ। इसमें क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या है इसमें, सिर्फ उसके सोशल लिंक्स हैं, इसमें उसके लोगों के साथ इंटरेक्शन है, इसमें उसका बिजनेस है थोड़ा फिरने वाला। लेकिन क्या हो रहा है, उसके बरक्स उसकी कोई एफर्ट नहीं लग रही ज्यादा, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा, उसके बिजनेस में रिस्क है ही नहीं। रिस्क क्या है, उसने रेंट निकालना है अपना और बाकी सारा उसका प्रॉफिट है। वो बड़ा लो लेवल रिस्क बिजनेस कर रहा है कि उसके बिजनेस का डूबने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसका पर्सनल कुछ लगा ही नहीं हुआ। थर्ड, अगर आप दूसरी बात, एक एग्जांपल, यहाँ हमारे फैसलाबाद में, क्योंकि ये टेक्सटाइल हब मशहूर है, यहाँ पे क्या होता है, कोई कंपनी है अगर वो यान बना रही है, वो बिजनेस, यहाँ पे एक यान मार्केट है। कंपनीज क्या करती हैं, अब एक कंपनी को अगर यान चाहिए तो वो ये एक दूसरी कंपनी में जाके पूछती नहीं फिरती कि जी मुझे फलाना फलाना ऐसे यान चाहिए तो आप दे दें, नहीं। वहां पर कंपनीज की ऑफिसेज हैं, लेकिन वहां पर कमीशन एजेंट्स बैठे हैं। वो क्या करते हैं, आप जाएं, आप बताते हैं जी मुझे इतने करोड़ रुपए का या मुझे इतनी वैल्यू का यान, स्पेसिफिक क्वांटिटी का यान चाहिए, वो कहते हैं ठीक है जी मिल जाएगा। उन्होंने डिफरेंट टेक्सटाइल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, जो वहां पे एजेंट्स बैठे हैं, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं कि जी हमारे पास इतना बड़ा ऑर्डर है, क्या आप ये सप्लाई कर सकते हैं इतने टाइम में, हम आपको ऑर्डर प्लेस कर दें। तो कहते हैं फिलहाल हमारे पास तो स्टॉक पड़ा हुआ है, ये उठा लें। वो क्या करता है, परचेजर से भी कमीशन चार्ज करता है, सेलर से भी कमीशन चार्ज करता है, और ये अपना काम वो बड़ा अच्छा चला रहा है, सेलर और परचेजर को वो आपस में मिला देता है। ये तो चले विदाउट ज्यादा इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं हुई और हमारा काम चल गया। लेकिन मिनिमल इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, आप फोटोग्राफर बन जाएं। अगर आपकी फोटोग्राफी में स्किल्स हैं, आप क्या करते हैं, आप एक अच्छा सा स्टूडियो डिजाइन करते हैं और अच्छी पोस्ट लोकेलिटी में आप अपना स्टूडियो ओपन करके बैठ जाते हैं। आपके पास दिन में कितनी कस्टमर ऐसे होते हैं जिसको किसी फॉर्म पे तस्वीर चाहिए, पासपोर्ट के लिए चाहिए, कितनी ज्यादा, हर किसी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं। आप क्या करेंगे जी, आप थोड़े से आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, आपका कैमरे का खर्चा है, छोटा सा स्टूडियो रेंट पे शॉप खोली है, और आप क्या कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं। क्यों, उसमें आपकी सिर्फ स्किल्स लग रही हैं, आप पढ़े लिखे हैं। आप क्या करते हैं, आप अपनी एक अकेडमी खोलते हैं, प्रॉपर से रेंट पे एक जगह ली है, और आप अपना अकेडमी का टीचिंग का बिजनेस शुरू कर देते हैं, और आपको वहां से माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट आने लग जाता है। कहने का मतलब है कि ठीक है, बिजनेस के लिए पैसा होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि अगर पैसा नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। हम काम कर सकते हैं, हमें चूज करने की जरूरत है कि मेरे पास जितने पैसे हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए मुझे कौन सा फील्ड, कौन सा सेक्टर और कौन सी ऑडियंस में कारोबार करना है, ताकि मैं अपना कारोबार जो है चला सकूं, पैसा कमा सकूं, अपने कारोबार को बढ़ा सकूं, ना कि सिर्फ कमा सकूं बल्कि अपना कारोबार बढ़ा भी सकूं। इन सब चीजों में जो एक चीज आपने जो बिजनेस करना है विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपका पैसा इतना नहीं लग रहा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके रिलेशन, आपकी सोशल इंटरेक्शन विद पीपल, कि आप लोगों के साथ कितना अच्छा इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपका सोशल सर्कल कैसा है, आप किस तरह अपने बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में अपना जो सेशन है आप सबको समझा सकूं। मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स के साथ आपको डिफाइन करने की कोशिश की है मेन मेन चीज़ों की, कि बिजनेस क्या है, बिजनेस प्लानिंग क्या है, बिजनेस प्लानिंग को आपने सर्च आउट कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और एक अच्छी बिजनेस प्लानिंग करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को सोचना जरूरी है। तो इसके साथ ही मैं आपका आज का सेशन, अपना जो हमारा आज का सेशन कंक्लूड करूंगा, और हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। तो मैं नुमान साहब की तरफ रेफर करूंगा कि नुमान साहब पहले इंटरेक्ट करें, और अगर हमारी ऑडियंस की कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज लेट मी नो।
जी, अस्सलाम जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, थैंक यू सो मच साद भाई। आपका जो आपका जो सेशन सेशन रहा रहा बहुत ही बहुत ही इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव सेशन रहा सेशन रहा माशाल्लाह। माशाल्लाह। एंड एज़ एंड एन एज़ एन एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर मैंने यकीन माने मैंने भी बहुत कुछ बहुत कुछ सीखा सीखा भी भी आपके आपके सेशन सेशन से से बिज़नेस बिज़नेस प्लानिंग प्लानिंग के के हवाले हवाले से, से, क्योंकि क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मुझे मुझे ऐसा ऐसा फ़ील फ़ील आया आया है कि कि मैं कहीं पे कर रहा लैकिंग हूँ। कर रहा हूँ। बट बट आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, और जिस तरह से आपने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाया, समझाया, गाइड किया। गाइड किया। इट्स रियली इट्स रियली मतलब वंडरफुल सेशन वंडरफुल सेशन माशाल्लाह। माशाल्लाह। हमारे पास हमारे पास कुछ क्वेश्चन क्वेश्चंस हैं, बट बट मैं पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस लेने से पहले एक सवाल खुद अपना करना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि जैसे हम बिजनेस, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेस करता आ रहा हूँ, प्लानिंग के प्लानिंग हवाले के से हवाले आपने से जिक्र आपने किया जिक्र किया कि कि आपने सारी आपने सारी प्लानिंग कर ली। प्लानिंग कर ली। उस तो उस प्लानिंग को हम प्लानिंग को हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मेरा जो एक्सपोजर रहा है वो सर्विस इंडस्ट्री में रहा है। और और जैसे अब ज़ाहिर जैसे सी बात है जाहिर सी कि बात हर है कि हर बिज़नेसमैन चाहता है बिजनेसमैन कि चाहता है कि वो अपने आप को डिफरेंट सेक्टर्स में लेके जाए। एंड एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग के डिफरेंट सेगमेंट्स में मैं जा रहा हूँ। तो तो जैसे आपने जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग का का जिक्र जिक्र किया, किया, जैसे आपने फूड बिजनेस के हवाले से जिक्र किया, तो तो मुझे मुझे बताएं कि बताएं कि फूड बिज़नेस फूड के लिए बिजनेस जो के आप लिए जो आप सप्लाई सप्लाई चेन चेन की की बात बात कर कर रहे रहे हैं, हैं, क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे जो जो सबसे हर्डल बड़ा आया हर्डल आया, फर्स्ट वो स्टेप में सप्लाई वो चेन के सप्लाई हवाले चेन से के आया। हवाले से आया। तो तो उसको हम किस तरह से जो है सेटल कर सकते हैं कि जहाँ पे, जैसे आपने क्योंकि जैसे फूड आपने पांडा फूड पांडा वाला ऑप्शन वाला दिया, ऑप्शन तो दिया, और जब हम पर जब हम इनिशियल इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो वी विल ट्राई कि मिनिमम मिनिमम मिनिमल कॉस्ट के साथ हम जाएं, ताकि हमारा ताकि जो हमारा जो प्रोडक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बनी प्रॉफिटेबिलिटी है रहे, वो बनी रहे। क्योंकि अगर क्योंकि अगर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं प्रॉफिटेबिलिटी होगी नहीं होगी तो वो तो वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमारे बेचना बेकार हमारे लिए होगा। बेकार होगा ना। तो तो उस तरफ हम उस तरफ कैसे हम जाएँ? कैसे क्योंकि जाएं, क्योंकि मेरा मेरा एक्सपोज़र जो है एक्सपोजर वो है वो सर्विसेज़ का रहा है। सर्विसेज का रहा है। तो सर्विसेज़ में तो ये सर्विसेज में होता तो है ये कि होता है कि आपकी आपकी स्किल्स के स्किल्स साथ के आपको अगेंस्ट पैसा आपको पैसा आ रहा होता है। बट जब बट आप जब आप किसी किसी मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस फूड में या फूड बिजनेस में जो प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, उसके अगेंस्ट उसके जब आप अगेंस्ट जब पैसे की आप बात पैसे की करते हो बात तो करते हैं, तो वहाँ वहाँ आपकी आपकी जो फिज़िबिलिटी या फिजिबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है बड़ा उसमें फ़र्क बड़ा आ जाता फर्क आ है। जाता है। तो तो किस किस तरह तरह से से इस इस चीज़ चीज़ को को हम हम लेके लेके चल चल सकते सकते हैं? अच्छा नवानवी, इसमें थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। फूड का जो बिजनेस है ना, मैं देखूंगा मेरे पास एक आर्टिकल होगा, आपसे शेयर करूँ। फूड का जो बिजनेस है वो 90% फूड के बिजनेस रहते हैं जो 2 साल में बंद हो जाते हैं। वो चल ही नहीं पाते, वो सस्टेन ही नहीं कर पाते। 10% बिजनेस ऐसे होते हैं जो 2 साल से ज्यादा अगर सरवाइव कर जाएं तो वो चलते हैं। उनमें से भी अगर किसी स्ट्रेटेजी अच्छी, किसी की प्लानिंग, किसी की और प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो उसमें भी अगले 2 साल में वो भी बंद हो जाते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। पहली बात। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे जो एक बात की, जो आपने अपना ये फूड का जो आपने बिजनेस शुरू किया है, देखें उसमें आपने क्या करना है। या तो आप थोड़ा सब्र से काम लें, आप बहुत ज्यादा मास लेवल पे अभी ना जाएं। कोशिश करें, ठीक है, आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग कर लें, फूड पांडा के थ्रू आप डिलीवरी ले लें। आपने डिसाइड ये करना है कि यार मैंने एक लोकेलिटी को टारगेट किया है। अभी फॉर एग्जांपल जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहां पे कोई 10 15 20 ऑफिस हैं, वहां पे कोई 1 2 स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। आप अपना इनिशियली इनिशियली अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इतने पैसे नहीं लगाना चाहता अभी और मैं प्रॉफिट भी कमाना चाहता हूँ, इनिशियली जितने भी फूड बिजनेस हैं वो लॉस में जाते हैं, फिर ब्रेक इवन पे जाते हैं और फिर प्रॉफिट में जाते हैं। कोई भी स्टार्ट में कोई फूड बिजनेस शायद नादरी ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट में जा रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं कि नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं। आपको डिसाइड करने की जरूरत है कि आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट में कितना एक्सपेंड करना है, कि एक्सपेंड करके मैं स्टार्ट में ब्रेक इवन मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आजकल मार्केट में एक ट्रेंड चला हुआ है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ मिलता है। वो क्या है? बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया, वो हर साल अपना एडवर्टाइजमेंट, थोड़ा सा टॉपिक को हट के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया कि वो हर साल अपने क्रेडिट कार्ड की और अपनी ऑफर्स के ऊपर ना वो एक अपना मैनेजमेंट का एक बजट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बजट एलोकेट करते थे और वो लोगों को ट्रैक करते थे, जी हमारा क्रेडिट कार्ड लें, ये लें, वो लें। उन्होंने क्या किया, इसके बरक्स जितना बजट था उन्होंने वो बजट बजाय मार्केटिंग करने के वो बजट कोलैबोरेशन कर लिया रेस्टोरेंट्स के साथ, अपना वेंडर्स के साथ, कि जी हमारा इतना बजट है, हमने तो ये बजट स्पेंड करना है एडवर्टाइजमेंट भी हम बाहर नहीं करते, हम आपके साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं। अगर 40%, मेरी बात समझिएगा अरमान भाई, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट क्या कर रहे हैं, मैं जाता हूँ खाना खाता हूँ, वो मुझे कहता है जी सर आपको आपके टोटल ऑर्डर पे 40% ऑफ दूंगा मैं, अगर आपके पास फलाने बैंक का कार्ड है। आप कहते हैं ठीक है, आप जाते हैं, आप पेमेंट करते हैं, उसको 100 रुपए का जो खाना मिलना था वो आपको 60 रुपए का मिला। 40% उसका लॉस हो गया ना, उसने अपना 40% मार्जिन छोड़ा। जो 100 रुपए का वो आपको बेच रहा था उसके अंदर भी प्रॉफिट शामिल था ना उसका। अब उसने आपसे 60 रुपीज लिए। अब ये जो 40 रुपीज उसने छोड़े हैं, इसमें बैंक क्या करता है, 20 बैंक केयर करता है
20 रेस्टोरेंट शेयर करते हैं, उसको अल्टीमेटली 20 रुपए प्रॉफिट लूज करना पड़ा, और इस 20 में से भी उसने मैक्सिमम 15 रुपए लूज किए होंगे, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, जहां 1 से 2 लोगों ने आना था वहां रश लग गया, क्वांटिटी ज्यादा सेल हो गई ना, उसकी कस्टमर ज्यादा आ गया। तो ये एक ऑफर अच्छी है, लेकिन ये अगर आप क्रेडिट कार्ड उसको अवेल करते हैं फैसिलिटी को, तो दूसरा आप फूड पांडा के थ्रू काम करें, स्टार्ट में अपना प्रॉफिट शेयर कर लें उसके साथ, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में अपनी सेव बना लें, अपनी प्रोडक्ट का नाम बना लें। जब आपको लग रहा है कि यार मेरा ब्रांड नेम बन गया है, मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ, आप अपने आप को इंडिपेंडेंटली मैनेज करें। एक और चीज जो प्रॉफिट कमाने का अच्छा तरीका ये है कि आप अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, टू बिकम योर ओन सप्लायर। बजाय किसी से अपना रॉ मटेरियल परचेज करने के, अपना रॉ मटेरियल खुद ही एक कंपनी बनाएं या एक वेंडर मार्केट में अपना ऐसा रखें जो आपके लिए ही परचेजिंग करे, जो आपको परचेज करके दे, ताकि आपका वहां से जो प्रॉफिट मार्जिन है मैनेज हो सके। चलें, बेस्ट हो गया साध्वी, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज रूल ऑफ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। अच्छा जी, रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम एक कारोबार करते हैं, दूध का कारोबार करना चाहते हैं, या मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करना चाहते हैं। अब मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, मैं कहता हूँ जी सचिन जी मैं फलाने बिजनेस में पैसे लगाता हूँ और ये वाला कारोबार अच्छा चल रहा है। मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो पैसा लगाया उस पैसे से मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा एनुअली, और जो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है फलान, मतलब मैं 5 करोड़ लगा रहा हूँ और ये बिजनेस जो है मुझे एनुअली 1 करोड़ कमा के देगा, इट मींस मेरा पैसा 5 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पूरा हो जाएगा, और 5 साल के ऑनवर्ड मैं प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाऊंगा। ऑल दो करोड़ करोड़ रुपया तो कमा रहा हूँ, मेरी रिटर्न के ऊपर जो मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आ रहा है वो 5 साल में वापस आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? किसी भी बिजनेस में हम कहते हैं ना कि यार आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं कहता हूं कि जी मेरा बिजनेस में पैसे लगाएं, मार्केट में डेयरी सेक्टर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो 5 साल है। मेरे बिजनेस में पैसा लगाएं, मेरी कंपनी में मैंने मैनेज किया हुआ है, मेरे प्रॉफिट्स बड़े अच्छे हैं, मैंने बड़े कंपिटिटिव रेट्स पे रॉ मटेरियल लिए हुए हैं, मेरे लेबर बड़ी चीप है, और जिस सेक्टर में मैं ऑपरेट करूंगा मेरी लॉजिस्टिक की कॉस्ट ही नहीं है, मेरा जो कस्टमर है वो मेरा रेडली अवेलेबल है, ये कॉस्ट में सेव करके मैं बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ और मैं बड़ा अच्छा रिटर्न दे रहा हूँ। तो मेरे बिजनेस जो मेरा डेयरी सेक्टर है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 इयर्स है। आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो आपको 4 साल बाद आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, बरअक्स अगर आप दूसरे बिजनेस में पैसे लगाएंगे आपको 5 साल बाद पैसे पूरे होंगे। ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि मेरा पैसा कितनी देर में हो जाएगा। सादी यहाँ पे एक सवाल है जैसे एक कंपनी है वो रेगुलरली जब हम बात करें एनुअली, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, और उसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 5 करोड़ रुपए की हुई है अपने बिजनेस के अंदर। अब 1 करोड़ रुपए का जो उसका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, 50% चले हम एक्सपेंस निकाल लें तो 50% जो है उस कंपनी में सेविंग आ रही है, यानी कि 50 लाख रुपया महीना वो कंपनी प्रॉफिट बना रही है। तो उसको हम किस तरह से एलेबोरेट करें कि जो 5 साल 5 करोड़ मतलब जो 5 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम किस तरह से बाइफिकेट करें, या पूरा वो 50 लाख रुपया जो है हम वापस करना शुरू कर दें इन्वेस्टर को, या फिर उसको भी डिवाइड करें? क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होगी यहाँ लोगों के लिए? नुमान भाई यहाँ पे ना 3 से 4 चीजें होती हैं। हर बिजनेस के लिए ना रूल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं चलता। हर बिजनेस को आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस पे नहीं देख सकते, लेकिन अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले रूल में ना, आप कोई देखता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट कितना पाया और मुझे कितना दिया, लेकिन आप कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे आप देखते हैं कि यार एसेट्स के ऊपर रिटर्न कितना है, हाउ मच रिटर्न ऑन एसेट्स। अगर आपका काम लीजिंग का है, आप लीज पे जनरेटर्स, गाड़ियां और बाकी चीजें दे रहे हैं, तो आप प्रॉफिट पे इतना फोकस नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि एसेट्स के अंदर कितनी एक्सपेंशन गई, मेरे प्रॉफिट के रिजर्व का एसेट्स की एडिशन कितनी हुई। एसेट्स की एडिशन बढ़ती जाएगी, आपका रेवेन्यू वहां से बढ़ेगा। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में तो टोटल आ गया आपका लोन भी और इक्विटी भी। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि यार मुझे मेरी इक्विटी पे रिटर्न चाहिए, लोन जितना भी प्रॉफिट आएगा मैं उससे पहले लोन पे ऑफ करके जो बचेगा ना वो पैसा मुझे वापस चाहिए।
इसमें मैं स्ट्रेटेजी आपको एक बार मोस्टली 40 to 50% बिजनेस में क्या होता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल रखने के लिए इवन कंपनीज अगर बहुत कम प्रॉफिट भी कमाएं वो थोड़ा बहुत डिविडेंड बिजनेस इन्वेस्टर को जरूर देखती हैं ताकि आपका जो इन्वेस्टर है वो इस कंपनी के साथ इंटरेस्टेड रहे कि हाँ यार इतने खराब हालात होने के बावजूद थोड़े प्रॉफिट में भी इन्होंने मुझे रिटर्न दिया है मेरी इन्वेस्टमेंट का। जब ये अच्छा कमाएंगे, जब ये अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे तो मुझे तब भी बड़ा अच्छा रिटर्न देंगे। तो आप अपना इन्वेस्टर लूज नहीं करते। होता यही है, डेफिनेटली रूल यही है कि आप थोड़ी खाएं, ठंडी खाएं और ज्यादा खाएं। मींस आप अपने बिजनेस, हर कंपनी अपने प्रॉफिट्स का 50% इन्वेस्ट करती ही करती है, आइदर इन इन्वेस्टमेंट्स, आइदर इन एसेट्स और आइदर इन मशीनरी व्हाटएवर। बाकी वो कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर को दें। ये डिपेंड करता है कि कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, वो ग्रोथ को अडॉप्ट कर रही है, वो डिविडेंड को अडॉप्ट कर रही है, या वो एक्सपेंशन को अडॉप्ट कर रही है। साद भाई यहाँ पे एक हाथ रेज किया है हरीम खान ने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरीम खान से कि काइंडली अपना सवाल अगर आप पूछ सकें। ताकि हम अपने फिर सेशन को कंक्लूड करने की तरफ चलें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट? आवाज आपकी कट रही है, ये मेरा ख्याल है कुछ बोल तो रहे हैं बट उनकी आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आप अपना चैट बॉक्स में लिख दें अगर कोई सवाल है आपका तो। आई थिंक सो सर। मेरा ख्याल है कि हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं और मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगा साद भाई, आपने अपना टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस के लिए जो है अपना एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी बिजनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो बिजनेस प्लानिंग जो है वो सब कुछ है, क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस के अंदर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने बिजनेस को सक्सेस नहीं दिला पाएंगे, उसको सस्टेनेबल नहीं बना सकेंगे। और जैसा आपने कहा कि फूड बिजनेस के अंदर लोग जो हैं वो 2 साल के अंदर ही अपना बिजनेस खत्म कर देते हैं। रीजन वही कि बिजनेस प्लानिंग नहीं है उनके पास। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया कि जिन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ जो है फाइनेंशियल कम्युनिटी में जुड़े। एंड वंस अगेन साद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का, आपके एक्सपीरियंस का। और इसी के साथ हम अपना सेशन जो है आज का वाइंड अप करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह उसके बारे में जो है ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो भी होपफुली जो है ऑनलाइन सेशन होगा, जिसमें हम थोड़ा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम चलेंगे मार्केटिंग के हवाले से। एंड देन इंशाल्लाह फिर जो हमारा लास्ट सेशन होगा वो फिजिकल सेशन होगा, जो कि इंशाल्लाह आपको फौरन इन्फॉर्म किया जाएगा कि कब ये सेशन कहाँ पे हो रहा है इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ज्वाइनिंग द सेशन फाइनेंशियल एक्यूमेन एंड स्टे कनेक्टेड इन द ग्रुप। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू साद भाई, थैंक यू। आपका भी भी बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी फाइनेंशियल एक्यूमेन टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।